Hello everyone, welcome to another lecture of subject financial accounting and today our topic is income statement and its component। हम देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, उसके कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उर्दू में कहते हैं मालियाती गोशवारे। तो इसके बारे में पहले स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Financial statements are written record that convey business activities and financial performance of the company. Financial statement are statement financial तहरीरें या गोशवारे जो होते हैं ये statements होती हैं, तहरीरें या बयान होती हैं which are prepared जो बनाई जाती हैं from analysis of business transaction कारोबार की ट्रांजैक्शन के बाद कि क्या लेन देन हुआ है उसका एनालिसिस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटन रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो कन्वे करते हैं, जो बताते हैं कि किसी भी कंपनी की कारोबारी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मालियाती कारकर्दगी क्या है। तो ये बेसिकली बताते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है कंपनी की। देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। वी विल डिस्कस इनकम स्टेटमेंट एंड इट्स कंपोनेंट थ्योरी इन टुडे लेक्चर। 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। आज के लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट और इसके कंपोनेंट देखेंगे, थ्योरी का पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाते कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। इनकम स्टेटमेंट को उर्दू में कहते हैं आमदनी का बयान। ठीक है, कि एक ऐसी तहरीर जो बताएगी कि आपकी आमदनी कितनी है, आपकी खालिस आमदनी कितनी है, आपका मुनाफा कितना है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अलोंग विद रिजल्टिंग नेट इनकम और लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अर्निंग एक्टिविटी। इनकम स्टेटमेंट जो है ये डिस्क्राइब करती है कंपनी का रेवेन्यू, कि कंपनी की सेल कितनी हुई, ठीक है, कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, एंड एक्सपेंस और कंपनी के अखराजात कितने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद रिजल्टिंग नेट इनकम। और फिर हमें नतीजे में बताती है कि सेल कितनी हुई, अखराजात कितने हुए और उसके बाद हमें खालिस आमदनी, हमें मुनाफा क्या मिला या हमें कितना लॉस हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग अर्निंग एक्टिविटी के पीरियड के अंदर। यानी कि हमारी कितनी सेल हुई, फिर हमें कितना उसमें खर्चा करना पड़ा, जैसे बिजली का बिल, रेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स और जो प्रोडक्ट बेचे हैं उनका कितना खर्चा आया वो माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचेगी पॉजिटिव होगी तो वो हमारी इनकम होगी, नेगेटिव होगी तो हमारी लॉस होगा। तो ये डेफिनेशन आ जाती है। आगे चलते हम देखते हैं। देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच आर डिस्कस बिलो। इनकम स्टेटमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट्स हैं पर जो कि मुकम्मल इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। द नंबर 1 रेवेन्यू। रेवेन्यू को उर्दू में आमदनी, कुल आमदनी कहा जाता है। रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Other terms frequently used for revenue are sale, net sale और sale revenue. Revenue are reported at the top of income statement. रेवेन्यू को सेल भी कहा जाता है। ये बेसिकली अमाउंट ऑफ मनी होती है, ये पैसों की वो मिकदार होती है विच वी रिसीव, जो हम हासिल करते हैं आफ्टर सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज बेचने के बाद। ठीक है, जो भी कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन गुड एंड सर्विसेज जो बेचता है उसके बदले उसके जो पेमेंट मिलती है, मनी मिलती है, उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। जो फ्रीक्वेंट टर्म यूज़ होती है रेवेन्यू के लिए वो सेल होती है, नेट सेल और सेल रेवेन्यू होता है। इसको इनकम स्टेटमेंट के सबसे ऊपर लिखा जाता है। पहली जो कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट का वो हमारा रेवेन्यू होता है। हम आगे जाके फॉर्मेट देखेंगे कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ये सेकंड कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट का। Cost of goods sold are the direct cost of producing goods and services afforded by organization or business. This would include material purchase and other resources required for production. Cost of goods sold होती है, cost of goods sold जो goods आपने बेची हैं उनका खर्चा, ठीक है, उनको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी है यानी कि जो मटेरियल लगा है, जो लेबर लगी है उसको बनाने में, उसका जितनी कॉस्ट होगी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपकी एक फर्नीचर की दुकान है, आप एक चेयर बनाते हैं तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल, ठीक है, लकड़ी चाहिए, उसके साथ कील वगैरह चाहिए और जो लेबर वो लकड़ी जो चेयर बनाएगा उसकी पेमेंट भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के कॉस्ट बनाती हैं उस प्रोडक्ट की जो आपने बेचना है। सपोज कर लें कि वो चेयर जो है वो 5,000 की बनी है, ठीक है, तो वो 5,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। मे बी आप उसको आगे 7,000 का बेचेंगे तो 7,000 आपकी सेल या रेवेन्यू होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 5,000 होगी, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल और अदर रिसोर्सेज जो उस गुड्स को बनाने के काम आती है ये वही होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मिसाल के तौर पे इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। एक दुकानदार है, वो एक बिस्कुट का पैकेट बेचता है और बिस्कुट की पैकेट की जो प्राइस है 20 रुपीज़ है।
कस्टमर बिस्कुट खरीदता है और 20 रुपीज़ देता है, दुकानदार को वो बिस्किट 15 रुपये का मिल सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिस्किट की 15 रुपये होगी और सेल होगी 20 रुपये, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो कॉस्ट, उसका खर्चा कितना है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट। ये थर्ड कंपोनेंट है इनकम स्टेटमेंट का। इसको उर्दू में मजमूई आमदनी कहा जाता है। ग्रॉस इनकम और ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द प्रोडक्ट लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू जो हम रिसीव करते हैं, सेल जो रिसीव करते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें। मीन्स के आपने जो सामान बेचा है उससे आपकी सेल हुई है, उसमें से जो सामान का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको माइनस कर दें। जो अमाउंट बची है उसको ग्रॉस इनकम कहा जाता है, मजमूई आमदनी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एक बिस्कुट का पैकेट 20 रुपीज़ का सेल किया और उस बिस्कुट की कीमत 15 रुपये थी, तो आप 20 में से जब 15 रुपीज़ माइनस कर देंगे, जो 5 रुपीज़ बचेंगे उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से और एक्सपेंस भी निकलने होते हैं, ठीक है, वो जो माइनस हो जाते हैं, फाइनली जो अमाउंट आती है वो हमारी नेट इनकम होती है। फोर्थ कंपोनेंट देखते हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अमल के अखराजात, कारोबार के दौरान जो अखराजात आते हैं कारोबार को चलाने के लिए, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड टू मेंटेन एंड ऑपरेट जनरल बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली अमाउंट ऑफ मनी है जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है ताकि मेंटेन कर सके और चला सके कारोबार की सरगर्मियों को। Include R&D expense, marketing expense, and administrative expense such as rent, salary, supplies, insurance, etc. Depreciation, devaluation also include in operating expense. In operating expense में क्या क्या आ जाता है? Research and development expense. अगर कोई टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, लाइक लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन की, तो उनका ये खर्चा आता है। मार्केटिंग एक्सपेंस, आप प्रमोशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका खर्चा आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंतज़ामी अखराज जैसे कि रेंट का एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, इंश्योरेंस अगर पे करनी है वो है, और डेप्रिसिएशन, एसिड की वैल्यू में कमी आ रही है, मेंटेनेंस और रिपेयरेंस हो रही है, तो ये सारे अखराजात हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये ग्रॉस इनकम में से माइनस करने होते हैं, मैं आपको आके बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अनदर नेम फॉर ऑपरेटिंग इनकम इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ऑपरेटिंग इनकम इक्वल होती है जब रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस इनकम आती है, मजमूई आमदनी। फिर उसमें से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। इसका एक और नाम भी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। कोई टैक्स पे किया है या कोई इंटरेस्ट आपने लोन लिया हुआ है, उसको पे करने से पहले की जो इनकम होती है उसको ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है। ऑपरेटिंग इनकम में से हम इंटरेस्ट या टैक्स माइनस करते हैं, जो फाइनली अमाउंट आती है वो हमारा प्रॉफिट होता है। टैक्स एंड इंटरेस्ट टू ऑब्टेन नेट इनकम, खालिस आमदनी हासिल करने के लिए और मुनाफा हासिल करने के लिए फर्दर एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड टू अकाउंट सब्ट्रैक्ट इफ पे एनी इंटरेस्ट एंड पे एनी टैक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम। फर्दर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, आपने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे किया है, या आपने कोई टैक्स पे किया है, उसको डिडक्ट कर लें ऑपरेटिंग इनकम में से, ठीक है। और उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी नेट इनकम कहलाती है। फाइनली हमारा लास्ट कंपोनेंट आ जाता है नेट इनकम प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम प्रॉफिट और लॉस। जब रेवेन्यू में से, सेल में से तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एक्सपेंस होता है जब उसको माइनस कर दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी जब माइनस कर दें, टैक्स इंटरेस्ट भी माइनस कर दें, रेवेन्यू में से, सेल में से जब तमाम एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट आती है उसको नेट इनकम कहा जाता है, खालिस आमदनी कहा जाता है या प्रॉफिट कहा जाता है। अगर वो वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम उसको लॉस कहेंगे, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट और उसके कंपोनेंट है। ये हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है इनकम स्टेटमेंट का। जिस भी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, फिर स्टेटमेंट का नाम, और फिर जिस महीने के एंड में या जिस साल के एंड में बनाया जा रहा है वो मंथ, सपोज करें दिसंबर 31, 2024 की हमने बनाई है इनकम स्टेटमेंट, तो हम वो डेट लिख देंगे। अब ये फॉर्मेट हमारे पास है। सबसे पहले रेवेन्यू सेल या सेल रेवेन्यू लिखा हुआ है कि कितनी सेल हुई है या कितना रेवेन्यू आपने कमाया है वो आप मेंशन कर दें। फिर माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचे हैं या सर्विस बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी वो माइनस कर दें, तो हमारे पास इक्वल टू अमाउंट आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम उसको कहा जाता है। उसमें से माइनस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कारोबार को चलाने के जो भी खर्चे हैं, रेंट है, वेजेस है, यूटिलिटी बिजली के बिल हैं, एडवर्टाइजिंग, R&D, जो भी अखराजात हैं वो माइनस कर दें, इक्वल टू अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। फिर उसमें से माइनस कर दें टैक्स और इंटरेस्ट, जो भी टैक्स और इंटरेस्ट है वो अगर माइनस करना है, अगर पे कर दिया, अगर नहीं है तो जीरो लगा देंगे, पे किया तो माइनस कर दें। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास नेट इनकम या प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का
हमारे पास फॉर्मेट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लेक्चर के बीच हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।